अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो एज़ यू ऑल नो कि आई हैव स्टार्टेड आवर एमडीकेट सीरीज़, जिसके अंदर हम एमडीकेट के जितने भी सिलेबस के अंदर चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। और ये सिर्फ क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन से मुराद कि हम ओवरव्यू लेंगे ओवरऑल चैप्टर का। इससे पहले जो है वो हम 2 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा सर्कुलेशन चैप्टर आ जाता है और हमारा गैसेस एक्सचेंज चैप्टर आ जाता है। इन दोनों को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम की। इसको अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो कैसे करेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, यानी कि बॉडी किस तरीके से जो भी पैथोजन आता है बाहर से उसको किस तरीके से रेजिस्ट करती है। अच्छा, तो इम्यूनिटी की बात कर ली हमने। इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हुई हुई है। एक आता है हमारे पास इन्नेट, जो कि हमारी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक आती है हमारे पास अडेप्टिव, जो कि हम आफ्टर बर्थ लेते हैं। अब अडेप्टिव के अंदर भी 2 आ जाती है, एक्टिव और पैसिव, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्नेट और बाय बर्थ में क्या डिफरेंस आता है। अच्छा, तो इन्नेट जो है ना वो नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक से मुराद कि इतनी कुछ खास चीज़ों के लिए नहीं होती, लेकिन ये बाकी सारी चीज़ों के लिए भी काम कर सकती है। अच्छा, स्पेसिफिक होती है अडेप्टिव। अडेप्टिव स्पेसिफिक ऐसे होती है क्योंकि जैसे कि हमने वैक्सीन ली, तो वैक्सीन सारी चीज़ों के मुकाबले में तो काम नहीं करेगी ना, वो सिर्फ उसी के मुकाबले में काम करेगी जिसके मुकाबले में हमने उसको दिया था। अच्छा, तो इन्नेट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं 2 लाइन ऑफ डिफेंस। LOD से मुराद है लाइन ऑफ डिफेंस। लाइन ऑफ डिफेंस से क्या मुराद है कि अगर कोई ना पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है बॉडी के अंदर, तो उसको कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर। अब फिजिकल और केमिकल बैरियर हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में प्रेजेंट है। फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है स्किन, म्यूकस, सीलिएटेड एपिथेलियम। म्यूकस और सीलिएटेड एपिथेलियम को हम गैसेस एक्सचेंज चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इस वजह से स्किन को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्किन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक होती है एपिडर्मिस, आउटर लेयर स्किन की, एक होती है डर्मिस, इनर लेयर यानी कि मिडिल लेयर, और एक होती है हाइपोडर्मिस, जो कि सबसे इनर लेयर होती है। अच्छा, एपिडर्मिस जो है इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती पहली लेयर के अंदर। तो ये डिपेंड करती है डर्मिस के ऊपर कि भाई डर्मिस आगे कुछ जाएगा तो फिर आगे सारा काम होगा। तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कैरोटिनॉइड साइट। कैरोटिनोसाइट सेल ये क्या करते हैं कि ये फाइट करते हैं माइक्रोब्स के साथ, क्योंकि भाई देखो, ये समझो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे स्किन के अंदर आया। अभी स्किन के अंदर आया, सबसे पहले ये यहाँ पे है ना जो कैरोटिनोसाइट है ना, इनके साथ लड़ेगा, इसके बाद आगे जाके कुछ करेगा। हमारी बॉडी में स्किन के अंदर फर्स्ट आउटर लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं लैंगरहैंस। लैंगरहैंस क्या होते हैं कि जब मोनोसाइट जो कि ब्लड में आरबीसीज में प्रेजेंट हैं वो जाके स्किन के अंदर काम करते हैं, तो इसको हम बना देते हैं लैंगरहैंस सेल, कि भाई अब तुम दूसरी जॉब कर रहे हो तो अब तुम्हारा नाम भी दूसरा है। इसके बाद अगर हम बात करें डर्मिस की, तो डर्मिस जो है इसके अंदर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ये ऑलमोस्ट ग्लैंड्यूलर है। इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि सीबम ऑयल जो है उसको रिलीज करते हैं। इसके बाद इसके अंदर नर्व्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अगर हम बात करें सबसे इनर मोस्ट लेयर की, तो वो सबक्यूटेनियस एडिपोस फैट प्रेजेंट होता है उसके अंदर। स्किन जो है उसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ, और ये सिर्फ इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इंसुलेशन से मुराद क्या, तो अब हम जो है वो पिक्चर को देख लेते हैं कि पिक्चर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो एपिडर्मिस जो है ये हमारी सबसे इनर ऊपर वाली लेयर है, एपिडर्मिस, सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डर्मिस, जो कि मिडिल लेयर है ये वाली, और हाइपोडर्मिस जिसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है, वो ये वाली होती है नीचे वाली। तो अब हम देखते हैं आगे क्या है। तो ये हमारा हो गया लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्या चीज़, केमिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में सिर्फ सलाइवा, म्यूकस, टीयर और स्पर्मिक आता है। स्पर्मिक जो है वो सेमेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं अडेप्टिव आफ्टर बर्थ वाले इम्यून सिस्टम की, जो कि स्पेसिफिक होता है। इसमें सिर्फ पाया जाता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो खैर इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताई थी फैगोसाइट के बारे में। हाँ, फैगोसाइट जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में काम करता है। फैगोसाइट जो है वो WBCs होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टैग इन करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। देखें, ये समझे मेरे पास फैगोसाइट है। साइट, फैगो से मुराद है ईटर, ठीक है, और साइट से मुराद है सेल। ईट करते हैं जो बैक्टीरिया को, वो वाले सेल,
ठीक है। तो ये फेगोसाइट है। जब भी कोई बैक्टीरिया आता है तो ये क्या करते हैं, इनको इनगल्फ कर लेते हैं, ये थोड़ी यूँ हो जाते हैं और ये अंदर चला जाता है, सही है, और ये इसको ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं। अब जो मैक्रोफेज है, फैगोसाइट है, वो ही 3 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, न्यूट्रोफिल, डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो है ये मोनोसाइट से डिराइव हुए हैं और ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जिस ऑर्गन्स को हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। स्प्लीन जो है ये इसके एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, बाकी और भी हैं। तो अब जो है मैक्रोफेज को हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्यों? क्योंकि जब ये किसी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं तो उसका कुछ पार्ट अपने ऊपर स्टिक कर लेते हैं और सबको दिखाते पड़ते हैं कि भाई ये बाहर से आया हुआ था, इसको तुम भी खा लेना जब ये तुम्हें दिखे वापस से। तो अब ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 1, जो कि कॉज करता है क्या, टेम्परेचर। ये आपने याद रखना है कि इंटरल्यूकिन 1 को टेम्परेचर रेस करता है इंटरल्यूकिन 1। इसके अंदर कप्फर सेल होते हैं। कप्फर सेल से क्या मुराद है, ये वो सेल जो कि कप्फर सेल ये रेजिडेंट होते हैं माइक्रोफेज के और ये लिवर में पाए जाते हैं। इसे आपने याद नहीं रखना। न्यूट्रोफिल्स जो हैं इसकी अगर हम बात करें तो ये WBCs का सबसे ज़्यादा पार्ट बनाते हैं, 50 to 70%। यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, यहाँ पर देखें, ये देखें जी। तो ये जितने भी आपको सेल नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे WBC से रिलीज़ होते हैं और ये सारे के सारे इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। तो ये क्या है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इजिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसको जो है ना, इसके अंदर सबके अंदर WBCs एक साथ नहीं बनाते, यानी कि WBCs के सारे प्रेजेंट होते हैं लेकिन कुछ कम में और कुछ ज़्यादा अमाउंट में। तो आपको किस तरीके से याद रखना है कि किस तरीके से प्रेजेंट है। नेवर लेट मंकी ईट बनाना, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। एन से न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ल्यूकोसाइट पाए जाते हैं, फिर हमारे पास मोनोसाइट पाए जाते हैं, फिर हमारे पास इजेनोफिल और देन फिर बेसोफिल। ये हमने इस तरीके से याद रखना है। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं वापस से। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये लाइसोजाइमल एंजाइम को रिलीज़ करते हैं और ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। इनके मूवमेंट अमेबा की तरह होती है, सूडोपोडिया जैसे उसमें होता है, इसके अंदर सूडोपोडिया नहीं होता, लेकिन ये फिर भी ऐसे ही मूव करते हैं। कॉज करते हैं इन्फ्लेमेशन। अच्छा, आपको 2 बातें याद रखनी हैं कि इंटरल्यूकिन 1 कॉज कर रहे थे फीवर, जिसको हम पायरेक्सिया भी कहते हैं, और न्यूट्रोफिल जो हैं वो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अब हम चलते हैं डेंड्राइट्स की तरफ, डेंड्राइटिक सेल की तरफ। ये इन्वॉल्व होते हैं प्रेजेंटिंग एंटीजन और इनका जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होता है ना वो ज़्यादा लंबा होता है। इसको खैर हम अपना नर्वस कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे, मैं आपको ब्रीफ से बता देती हूँ अभी। देखें, ये जो है हमारे पास एक्सोन है, ये बॉडी है उसकी, और ये डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर ये जो लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक है ना, ये थोड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है प्रोजेक्शन। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं माइक्रोफेज को, यानी कि अगर माइक्रोफेज ये रहा, ठीक है, और माइक्रोफेज में से मुराद मेरी माइक्रोफेज ये वाला है, आप इसको बैक्टीरिया, इसको आप वो नहीं समझना कि ये बैक्टीरिया जो आ रहा है वो है। तो मैक्रोफेज को ये अट्रैक्ट करते हैं और ये माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ, सेकंड लिम्फोसाइट टिश्यूज़ की तरफ। ये भी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर, आपको लाजमी वो चैप्टर देखना ज़रूरी है। माइक्रोबियल पार्ट दिखाते हैं, क्योंकि भाई माइक्रोफेज जो है उसके ऊपर माइक्रोबियल पार्ट लगा हुआ है ना, तो ये उनको दिखाते हैं और फिर ये काम करने के बाद डाई हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है ना, ये वापस अपनी शेप में आ जाता है, लेकिन ये जो है वो मर ही जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब हम देख लेते हैं हमारा अडेप्टिव और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। अडेप्टिव जो है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। फैगोसाइट, नेचुरल किलर सेल, फीवर, इन्फ्लेमेशन और एंटोमाइक्रोबियल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इम्यून सिस्टम के लिए काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे एडेप्टिव और आफ्टर बर्थ इम्यून सिस्टम की, तो जो कि स्पेसिफिक होता है, कुछ चीज़ों के लिए होता है। इसमें हमारे पास आ जाता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हमारे पास क्या किया जाता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, एक तो सेल वाली और एक आती है एंटीबॉडीज़ वाली। अच्छा, अब अडेप्टिव और आफ्टर बर्थ वाली जो इम्यूनिटी होती है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव से मुराद वो जो कि और मज़ीद 2 पार्ट में डिवाइड हुई हुई है। कैसे, देखो, ये एक्टिव है और ये नेचुरल और आर्टिफिशियल, सही है। नेचुरल जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है और आर्टिफिशियल जो है वो वैक्सीन के थ्रू हम करवाते हैं। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा अच्छा दिखाऊंगी शायद। ये देखो, ये हमारे पास क्या चीज़ है,
हाँ जी, तो ये हमारी कौन सी है, अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव जो कि हम अडेप्ट कर रहे हैं, और अडेप्टिव भी जो है वो दो तरीके की है, एक्टिव और पैसिव। अब इन दोनों में भी मज़ीद डिवीज़न हुई हुई है। एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है इन्फेक्शन वाली और एक होती है वैक्सीनेशन वाली। अच्छा जी, तो इसमें क्या डिफरेंस है। नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो बॉडी खुद से बनाती है। खुद से कैसे बनाती है, जैसे कभी भी आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल आपको फ्लू हुआ, फ्लू में आपका वायरस अंदर आया, बॉडी जो है ना उसने क्या किया, उसने खुद से वैक्सीन बना ली। उसने बोला कि भाई मैं कुछ अभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि खुद ठीक हो जाती है हमारी बॉडी में। अब भाई हमने ना कोई दवाई ली ना कुछ किया, लेकिन फिर भी ठीक हो गई। ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ कि भाई हमारी बॉडी इतनी अच्छी है, उसने खुद से ही बना ली। इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल जो कि बॉडी खुद से बनाए, बगैर किसी कुव्वत के, बगैर किसी बाहर की चीज़ों के। अच्छा सॉरी, तो अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव कैसे, कि भाई हमने जो है, हमें कुछ हुआ, हमने उसके लिए वैक्सीन लगवा ली, वैक्सीन लगवा ली, और फिर क्या हुआ कि भाई वैक्सीन लग गई, ठीक है, लेकिन ये आर्टिफिशियल हुई क्योंकि ये बाहर से आ रही है ना, और ये एक्टिव है क्योंकि ये उस अगेंस्ट उसके एक ही पैथोजन के काम कर रही है। अच्छा, अब हम बात करें अगर पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव वो होती है जो कि हम किसी और चीज़ के ज़रिए लें। कैसे लें, कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि आफ्टर बर्थ जब मदर फीड कर रही होती है, तो इससे से जो एंटीबॉडीज़ जाती हैं, जो कि सॉरी एंटीबॉडीज़ जब जाती हैं तो वो उससे अगेंस्ट होती है, वो होती है हमारी क्योंकि उस टाइम तो हमारी बॉडी इतनी प्रिपेयर नहीं होती ना, इतनी ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश नहीं होती कि वो खुद से इतना कुछ करे। तो इसके ये होती है नेचुरल पैसिव। पैसिव मतलब जो किसी और के ज़रिए अंदर जा रही हो वो, ठीक है। और ये भी नेचुरल है क्योंकि नेचुरल है ना भाई, ये तो वो उन्होंने भी खुद से ही बनाया है। अब आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो ये जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ हम खुद से लेते हैं, उनको डालते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कौन से टाइम के लिए चलेगी, लॉन्ग टाइम के लिए। कैसे, क्योंकि भाई ये बॉडी ने खुद से बनाई है, इस वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक चल सकती है। अब वो जो सबसे कम टाइम के लिए चलेगी ना, वो चलेगी ये वाली इंजेक्शन वाली, कि भाई पैसे हो किसी और के ज़रिए हमने ली हो, इंजेक्शन के ज़रिए ली। इंजेक्शन का असर कब तक चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक, 3 दिन तक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। दर्द भी आपको कितना होगा, बस 2 दिन तक, 3 दिन तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है। हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसके अंदर टी सेल काम कर रहे होते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसके अंदर बी सेल काम कर रहे होते हैं। अब ड्यू टू टी सेल की वजह से टी हेल्पर सेल बनते हैं, हेल्पर टी सेल, जिसके अंदर CD4 प्रेजेंट होता है। ये सेक्रेट करते हैं इंटरल्यूकिन 2। याद रहे कि पहले मैंने बात की थी इंटरल्यूकिन 1 की, जो कि फीवर कॉज कर रहा था। स्टिमुलेट करता है ये सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन कैसे, और टी एंड बी सेल, ताकि टी और बी सेल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन उसके अंदर काम करें। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सप्रेसर टी सेल। ये भी अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ। सप्रेसर टी सेल क्या करते हैं, ये ऐसे लिम्फोसाइट होते हैं CD8, ये आपने याद रखना है कि CD8 किस में आ रहा है और CD4 किस में आ रहा है। तो लिम्फोसाइट CD8 होता है इसके अंदर। व्हेन इन्फेक्शन रिमूव्ड, जब भी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, आप बिल्कुल सही हो गए हो, तो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये शट डाउन कर देता है कि भाई सब कुछ ठीक हो गया है, तुम चुपचाप से बैठ जाओ। अब साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं हमारे पास, जिसमें लिम्फोसाइट CD8 होता है, ये डायरेक्ट किल करते हैं। ये भाई टॉक्सिक से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने टॉक्सिक है। ये बोलते हैं मैं पीठ पीछे वॉर नहीं करूँगा, मैं तो डायरेक्ट मुँह पे मारूंगा। तो ये डायरेक्ट किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीजन को। इसके बाद मेमोरी टी सेल पाए जाते हैं। मेमोरी टी सेल क्या करते हैं कि जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस आता है, बॉडी उसके खिलाफ काम करती है, तो बॉडी को याद रह जाता है कि हाँ ऐसा भी कभी कुछ हुआ था। तो ये इस वजह से होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसके अंदर आते हैं हमारे बी सेल। बी सेल की वजह से क्या होता है, बी सेल जो है वो बोन मैरो में बनते हैं। बी सेल सामने आते रखना है, बोन मैरो में बनते हैं और मैच्योर भी वहीं होते हैं। जबकि बाकी भी हम बात करेंगे कि वो कहाँ बनते हैं और कहाँ पे मैच्योर होते हैं। ये सबसे पहले कहाँ पाया गया था, चिकन के एक ऑर्गन होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस में। बर्सा, ये आपने याद रखना है लाजमी, क्योंकि ये MCQs में आता है,
ठीक है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल। ठीक है, तो इसमें मेमोरी टी सेल था, इसमें मेमोरी बी सेल है। प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल ये सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडी प्लाज्मा बी सेल और प्लाज्मा के अंदर। मेमोरी बी सेल जो है इंफॉर्मेशन कीप करते हैं, मेमोरी रखते हैं ऑफ एंटीजन। अब एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कौन सी सिक्रीट करते हैं प्लाज्मा बी सेल, उसको हम देख रहे हैं। एंटीबॉडी, अब हमने कैसा, ये देखो ये 1 2 3 4 5 लेट्स करने ना, तो हमने कैसा रखना है, GAMDE, गाम दे, गम दे, गम दे, इस तरीके से हमने रखना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, कौन कौन से गम दे रही है हमें, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये सारी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि अगेंस्ट काम करती है पैथोजन के। अच्छा, तो एंटीबॉडी हमारे पास एक होती है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन ये प्रोटीन से बनी हुई होती है। वाई इसका शेप होता है, ये कुछ इस तरीके की होती है, ये इस तरीके की होती है। ठीक है, ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये वेरिएबल होता है, ये सबके अंदर सेम नहीं होता, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट था वो सबके अंदर सेम होता है। अच्छा, तो इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 हैवी होती हैं और 2 लाइट होती हैं। ऊपर वाली चेन जो है वो होती है हमारी हैवी चेन, नीचे वाली लाइट चेन होती है। अच्छा, तो सबके अंदर अमाइनो एसिड चेंज होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये इसका तस्वीर यहाँ पे लगी हुई थी, ये देखें, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कांस्टेंट है, जबकि ऊपर वाला पार्ट जो है वो वेरिएबल है, सबके अंदर चेंज होता है। तो अब हम बात करते हैं साइटोटॉक्सिसिटी कि साइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है। अच्छा, तो ये एबिलिटी होती है डैमेज द टारगेट सेल, यानी कि साइटोटॉक्सिसिटी, मैंने आपको साइटोटॉक्सिक सेल के अंदर अभी बताया ना, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी लिम्फोसाइट, इसी तरीके से इसके अंदर होता है कि भाई NK सेल जो हैं, यानी कि नेचुरल किलर सेल जो हैं, वो क्या करते हैं कि लिम्फोसाइट के एक टाइप हैं और ये वायरली इन्फेक्ट सेल के साथ। फॉर एग्जांपल कि आपको भाई इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ, यानी कि आपको क्या हुआ कि आपका फ्लू हो गया, ठीक है, ये आपका समझे वो सेल है जिसके अंदर वायरस है। अब ये क्या करेगा, इसको देखेगा कि भाई हाँ इसके अंदर है वायरस, छुप के बैठा हुआ है, तो ये उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा बाय पेरफोरिन और ग्रेंजाइम। अब ये 2 एंजाइम को रिलीज़ करता है, पेरफोरिन और ग्रेंजाइम। पेरफोरिन क्या करता है, ब्रेक करता है उसको पहले, ग्रेंजाइम उसको डाइजेस्ट करता है, आराम आराम से करता है ये सारे काम। डिफ्यूज़ इनटू टारगेट सेल बाय एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है कि ये उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है बाय इनसाइड आके। ठीक है, अब हम बात करते हैं TC सेल, ये साइटोटॉक्सिक सेल हैं जो कि रिकग्नाइज़ करते हैं वायरली इन्फेक्ट सेल को और ट्यूमर सेल को भी। NK सेल जो है सिर्फ और सिर्फ वायरली को रिकग्नाइज़ कर रहे थे और उनको मार रहे थे, लेकिन जो TC सेल है ना, ये वायरली सेल को भी करते हैं रिकग्नाइज़ और ट्यूमर सेल को भी करते हैं। अच्छा, जो मैंने आपको बोल रही थी ना कि ये कहाँ पर होते हैं, तो ये जो होते हैं ना हमारे प्लाज्मा बी सेल, ये कहाँ पर हो रहे थे, ये जो हमारे हाँ साइटोटॉक्सिक टी सेल थे, ये हमारे हो रहे थे यहाँ पे, लेकिन जो ये वाले सेल है ना, ये कहाँ पर होते हैं, बोन मैरो के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मैच्योर होते हैं कहाँ पे, थाइमस में। थाइमस हमारा ऊपर इधर होता है, हमारे इधर होता है चेस्ट वाली साइड पे, थाइमस ग्लैंड है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर हो रहा होता है थाइमस में, तो CD8 को रिसेप्टर बनता है और T रिसेप्टर बनता है, जिसको हम TCR कहते हैं, यानी कि T सेल रिसेप्टर। कहाँ पर होता है, ऑन द सरफेस ऑफ CT सेल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एंटोमाइक्रोबियल प्रोटीन कौन से होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है एक, इसके अंदर 20 डिफरेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं और ये कोड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कोड करते हैं ताकि इसको पहचानने में आसानी हो कि भाई ये हमारे कंपनी का नहीं है, इसको मार दो। तो ये हम बात कर चुके हैं सारी, और ये मैं आपको बता देती हूँ इम्यून सेल्स कौन कौन से होते हैं, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, बस एक चार्ट है जिसके अंदर आपको आसानी होगी। इम्यून सेल ल्यूकोसाइट होते हैं, प्लाज्मा सेल होते हैं जो मैं बता चुकी हूँ, मैक्रोफेजेस होते हैं, और इनको आपने नहीं करनी है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बॉडी हमारी बुक में नहीं है। और ल्यूकोसाइट भी जो हैं वो इतने तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एजोनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। नेवर लेट मंकी ईट बनाना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। लिम्फोसाइट भी जो है वो हमारे पास 4 तरीके के होते हैं, एक होता है NK सेल, हेल्पर T सेल,
साइटोटॉक्सिक सेल और बी सेल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हेल्पर टी सेल होते हैं ना, ये इनका सबसे ज़्यादा काम होता है। इस वजह से HIV जो है वो इन्हीं को इन्फेक्ट करता है कि भाई सबसे पहले इनके दुखती रग पे हाथ रख दो ताकि इनका कुछ बस ही ना चले। तो दिस ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई हो तो काइंडली टेल मी इन कमेंट सेक्शन, और कोई भी आपको पूछना हो कुछ भी चीज़ तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड यू, and we will meet in next video. Allah Hafiz.